Hello students, so in the first chapter we are in the foreign trade. I think this is visible to everyone. Foreign trade. India has been an important trading nation since ancient time. हम एशियन टाइम से प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर all foreign countries are attracted to trade from here. बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, पर हमने जो टैरिफ पहले भी हमने पढ़ा है, टैरिफ यानी उनकी स्ट्रैटेजीज होती है हर कंट्री की अपनी अपनी ट्रेड बट जो कमोडिटी प्रोडक्शन पे थी ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कोलोनियल गवर्नमेंट, क्योंकि यदि 1947 ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पोस्ट और थोड़ा सा प्री की भी बात कर रहे हैं, तो उस पीरियड में कोलोनियल गवर्नमेंट थी एंड एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। कितना वॉल्यूम ये सारा उन पर अफेक्ट करता था, तो वो डिसाइड करते थे कोलोनियल कंट्री में कितना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होना चाहिए या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। Consequently, India become an exporter, right? Exporter of primary products such as raw silk. हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होता था, ध्यान से सुनना, दैट इज रॉ सिल्क, raw cotton, wool, sugar, indigo, jute. These type of thing has been continuously exporting from our country. And importer of finished consumer good like cotton, और हम तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम कर रहे थे या ये कह लो इम्पेरियलिज्म कंट्री एक्सपोर्ट कर रही थी, राइट? तो रॉ मटेरियल एकदम फ्रीली चला जाता था नाउ, एंड द importer of finished consumer good like cotton, silk, woolen clothes and capital good like light machinery produced in the factory of Britain. For all practical purpose, Britain maintain a monopoly control over Indian export and import. क्योंकि ब्रिटेन ने हमें कंट्रोल में कर रखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल करती थी, उन्हीं प्रोडक्ट से जब फिनिश गुड बनाती थी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके हमारी कंट्री में लाती थी, और उसने मोनोपोली कर रखी थी, यानी हमारी कंट्री से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री में ना जाने पाए या हमारी कंट्री के लोग सामान कहीं और ना बेच पाए. As a result, more than half of Indian foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries. हमारे यहाँ मोस्ट प्रोबेबली रिस्ट्रिक्शन था कि हम ब्रिटेन से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे. हाँ, कुछ और कंट्री में रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जैसे कुछ और प्रोडक्ट्स, जैसे ऊपर जो प्रोडक्ट्स बोले वो वही जाएंगे ब्रिटेन में, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे रिलैक्सेशन दिया कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा सकते हैं. वो कंट्री सी चाइना, सिलोन जो श्रीलंका में है, एंड द पर्शिया जो ईरान में है. द ओपनिंग ऑफ द स्विच कैनल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन फॉरेन ट्रेड. स्विस कैनल उन लोगों ने ओपन किया और उस पर ब्रिटिश का कंट्रोल था और बहुत आसानी से ट्रेडिंग हो पाती थी. एंड इसका हम एक ग्राफिक में देखेंगे, स्विस कैनाल और ब्रिटिश यानी इंडिया से ब्रिटेन कैसे स्विस कैनाल के थ्रू प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज मूवमेंट करते थे. फर्दर देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द colonial पीरियड was a generation of large export surplus. बस दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी. सबसे पहले क्या कहा इन्होंने, हमारे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेडिंग होता था थ्रू कोलोनियल पीरियड्स में जब होता था तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत मतलब प्रोडक्ट हो जाता था, प्रोड्यूस हो जाता था, तो सरप्लस रहता था. अब इस सरप्लस के लिए केम एट द ह्यूज कॉस्ट, कंट्री को ह्यूज कॉस्ट देना पड़ता था. सेवरल एसेंशियल कमोडिटी जो थे, फूड ग्रेन था, क्लोथिंग था, केरोसिन था जो एक्सपोर्ट होता था, were scarcely available in the domestic market, और हमारी खुद की मार्केट में इसकी स्कैर हो गई थी, कमी हो गई थी. For further, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into इंडिया. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, सरप्लस एक्सपोर्ट जो था, सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन, जबकि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे लेकिन हमारे यहाँ सिल्वर या गोल्ड नहीं एंटर हो रहे थे. Rather, this was used to make payment for the expenses incurred by the office set up by the colonial government in Britain. हमारे इंडिया में जिन्होंने उन्होंने एक्सपेंसेस ऑन वॉर है, एक्सपोर्ट का जो करेंसी है वो सारा हमारे अंदर से ही कंट्रोल करके निकालते थे. एंड द इम्पोर्ट विजिबल, हम आगे चलकर विजिबल आइटम भी देखेंगे, इनविजिबल छोटा सा लिमिटेड समझाते हैं. विजिबल आइटम जो हम
प्रोड्यूस करते हैं और हम टच कर सकते हैं, तो सारे गुड्स आ जाते हैं। इनविजिबल आइटम भी हैं, इनविजिबल सर्विसेज का मूवमेंट जिसे हम टच नहीं कर सकते, ऑल ऑफ विच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे यहाँ से ड्रेन हो रही थी। करेंसी गोल्ड, कुछ सिल्वर आ नहीं रहा था, मनी भी हमारी ही आ रही थी, उनकी नहीं आ रही थी, तो हम रिजर्व नहीं बना पा रहे थे, गुड्स भी हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे मीन्स। अब आया डेमोग्राफिक कंडीशन। इसको पढ़ने से पहले स्विस कैनाल का एक मैप है, इस मैप को हम देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, आई थिंक दिस मैप इज विजिबल टू एवरीवन। अब यहाँ पर ये देखो, इंडिया दिख रहा है हम लोगों को, इंडिया, और स्विस कैनाल दिख रहा है यूरोपियन कंट्रीज के पास में, रेड सी दिख रहा है। ये डैश डैश के थ्रू यदि तुम देखो तो ब्रिटेन तक इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, यूनाइटेड किंगडम तक। ये रेड सी से गुजरता था, मेडिटेरियन सी से गुजरता था, फोर्ट सेट से गुजरता था, और वहां जाकर पोर्ट से गुजरता था और ब्रिटेन पहुंच जाता था। डैश 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 करके स्विस कैनाल के हेल्प से जल्दी प्रोडक्ट को आगे भेजने का काम किया गया ना। द डेमोग्राफिक कंडीशन, अभी तक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, हमने जो उनकी स्टैग्नेंट हमारी इकोनॉमी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, बैकवर्ड पढ़ा, डोमिनेट पढ़ा, हैवी जो डिपेंडेंस था इंपोर्ट में उसके बारे में पढ़ा, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और अभी हमने पढ़ा जो फॉरेन इंडस्ट्री है उसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है किसी भी कंट्री का, तो उसमें लिया जाता है बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, तो ये किसकी बेटर है, या लिटरेसी रेट भी देखा जाता है। ये सारी किसकी बेटर है किसकी नहीं बेटर है, वो कंडीशन को हम डेमोग्राफिक पढ़ते हैं। तो डेमोग्राफिक के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। हम 1947 या उससे पहले या उसके जस्ट बाद की सिचुएशन पढ़ रहे हैं। वेरियस डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसेक्स, पहली बार 1881 में, क्योंकि हमने 11th क्लास में सेंसेक्स भी पढ़ा है। ठीक, अब सेंसेक्स कैसे कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, हम पढ़ के आए हैं। तो 1881 में पहली बार ब्रिटिश इंडिया, यानी इंडिया जब कॉलोनियल थी, तो उस पीरियड में हमने ये फेस किया है सेंसेक्स को। दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन, इट रिवील द अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे यहाँ सब्सिक्वेंटली काफी अनइवन कंडीशंस थी। इवन 10 years such सेंसेक्स ऑपरेशन वर कैरिड आउट। अभी भी हम लें तो हर 10 साल पे सेंसेक्स तैयार होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है। बिफोर 21 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पहली बार इतना लंबा पीरियड 1950 21 तक का जो बिफोर था, पहली स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमारे सामने आया कि इसमें क्या स्टडी की जाएगी, और जो सेकंड स्टेज था वो 21 के बाद से बिगिन था। However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई ग्रोथ पे नहीं थी उस पीरियड में, ठीक है, और ना हम कहते हैं कि बहुत कम में थी, ऐसा भी नहीं था। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर वो ऑल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग, बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं था। हम लाइफ को लेके ले ले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट, या इन्फेंट मोरालिटी या लिटरेसी देखें तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं था। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%। इतने लोग हम पाते थे, 16% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी ऑल आर इलिटरेट। आउट ऑफ दिस द फीमेल, और इसमें भी हम यदि अपनी सोसाइटी को या अपने एज होल्डर्स को यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो हम चाइल्डहुड में होते हैं, या हम वर्कफोर्स में होते हैं, या फिर हम ओल्ड एज में होते हैं। और यदि वर्कफोर्स की हम बात करें तो 15 से 60 तक का वर्कफोर्स है, उसमें भी फीमेल को लिटरेसी रेट से बाहर निकाल दो, वो तो लिटरेट करी ही नहीं जाती थी, और उसमें 16% सिर्फ ऐसा था जो पढ़ा लिखा समाज था हमारा। नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। कह रहे फीमेल्स यदि गिरी से गिरी भी कोई परसेंटेज थी तो 7% फीमेल्स थी जो पढ़ी लिखी थी, बाकी सारी इलिटरेट थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में देखें, public health facilities were either unavailable to large chunk of the population, or when available were highly inadequate। पहला तो कहा गवर्नमेंट ने उस पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में, पब्लिक सेक्टर्स थे, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड की गई थी, जो थी उन तक पहुंच नहीं थी, और मोस्ट प्रोबेबली
थी ही नहीं उस पीरियड में। कॉन्सिक्वेंटली वाटर एंड एयरबोर्न डिजीजेस वर रैम्पेंट। रैम्पेंट बहुत कॉमन था। क्यों? क्योंकि फ्लड आ गया, पानी स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया है, हवा पोल्यूटेड हो गई, तो उनसे बनने वाली सारी बीमारियां पल रही थी एंड टुक अ ह्यूज टोल इन लाइफ, और ये लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही थी। नो वंडर द ओवरऑल मोरालिटी रेट वाज वेरी हाई इन दैट in that and particularly the infant mortality rate, बच्चों का जो infant mortality rate था, जो infant babies होते हैं, was quite alarming. वो बहुत सोचनीय थी, रेड अलर्ट था उस पे, समझ लो। About 218 per 1000 is contrast to the present infant mortality rate of 33,000. इन्होंने कहा बच्चे जो पैदा होते थे, 1000 बच्चों में 218 ही सर्वाइव करते थे, बाकियों की डेथ कर हो जाती थी, जो 33,000 पर 1000 ऐसे निकाल सकते हैं पॉपुलेशन का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो लो। उस टाइम हम मान के चलते थे 44 ईयर इज कॉन्ट्रास्ट टू बी द प्रेजेंट, और आज प्रेजेंट हम 69 अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल इंसान का मानते हैं। In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty. क्यों? क्योंकि अभी सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, बाकी डाटा कलेक्शन नहीं होता था। हम क्लासिफिकेशन और कलेक्शन प्रेजेंटेशन जो पढ़ के आए हैं, वो तो बहुत बाद में ये चीजें स्टार्ट हुई। इस पीरियड में अभी इतना ज्यादा था नहीं। तो पावर्टी कितनी प्रिवेलिंग है ड्यूरिंग द colonial period which contributed the worsen profile। हमारा पॉपुलेशन ऑफ द टाइम कितना बुरा कंडीशन था, हमें ज्यादा नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो इनको कंपाइल कर रहा था। Now the next topic is occupational structure. During the colonial period, the occupational structure of India, that is distribution of working person, अभी हमने बताया workforce हमारा आया 15 to 60 across different industries and sectors showed little sign of change. उस पीरियड में हम बात करें तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पर लगे हुए थे? यदि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ले तो हम लोग 3 जगह काम करते हैं, या तो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, या फिर सेकेंडरी सेक्टर जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है, थर्ड टर्शरी सेक्टर जिसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो हमें बहुत कम चेंजेस दिख रहा था कि लोग मूवमेंट इंडस्ट्रीज की तरफ कर रहे थे। द एग्रीकल्चर सेक्टर काउंटेड फॉर टेलीग्राफ नहीं, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स। मोस्ट प्रोबेबली जो अपनी वर्किंग फोर्स थी ना, वो इस सेक्टर में इंगेज थी, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, विच यूजुअली रिमेन एट द हाई 70 to 75% जो थे, वाइल मैन्युफैक्चरिंग द सर्विस सेक्टर काउंटेड। कह रहे यदि तुम एग्रीकल्चर लो तो 70 से 75% एग्रीकल्चर में इंगेज थे, और यदि हम सर्विस सेक्टर की बात करें 10 and 15 से लेकर 20% रिस्पेक्टिव, यानी 10 को तुम इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर दो, 15 से 20% तुम सर्विस सेक्टर में कर दो इंगेज से, बाकी मैक्सिमम जो थे एग्रीकल्चर में थे। Another striking aspect was a growing regional variation. Parts of them, Madras Presidency, state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Mumbai and Bengal witnessed a decline in the dependence of the workforce on the agriculture sector with a commensurate increase in the manufacturing and कुछ एरियाज में हमने देखा इंटरडिपेंडेंस जो था डिक्लाइन हुआ कि एग्रीकल्चर पे नहीं, हमें मूवमेंट करना चाहिए। कुछ स्टेट्स दिए हुए, हाउ देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम स्टेटस, जहां एग्रीकल्चर का रोल अधिकतर एम्प्लॉयमेंट का उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में बहुत ज्यादा था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो अंडर द कोलोनियल रिगीम, क्योंकि हम ब्रिटिश ईरा की उस पीरियड की बात कर रहे हैं जब हमें वो छोड़ के जाने वाले थे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, ये सब वो लोग ने डेवलप कर दिया था हमारी इंडिया में, राइट। टेलीग्राफ डिड डेवलप एंड हाउ आर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट। वो हमारी इंडिया में ये सब डेवलपमेंट हुए थे, लेकिन उनका मोटिव क्या था? नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल बट टू सबसर्व वेरियस कोलोनियल इंटरेस्ट। अपने कोलोनियल इंटरेस्ट को आगे करने के लिए उन्होंने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं थी। रोड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया पीरियड टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, बट नॉट। अब कहा कि जब ब्रिटिश रूल के टाइम में रोडें बनी, रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई, तो वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए तो एक मतलब
अच्छी फिट एंड फाइन नहीं थी. द रोड दैट वाज बिल्ट प्राइमरली सर्व फॉर द पर्पस. उसका सिर्फ मोटिव क्या था? मोबिलाइजेशन करना, आर्मी को इधर से भेजना, उधर भेजना, उधर भेजना. तो उसके लायक थी आर्मी विद इन इंडिया. एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल, या फिर रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह रेलवे तक पहुंचा देना, एयर ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों तक पहुंचा देना, पोर्ट्स तक पहुंचा देना, ये काम के लिए था. फार अवे इंग्लैंड और अदर लुक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, सिर्फ एक सेंटर तक पहुंचाना कि वहां से आगे वो फॉरेन डेस्टिनेशन में जा सके. There always remain an acute shortage of all weather road. तो वहाँ उस पीरियड में जो रोड होती थी all weathered नहीं होती थी, तो reach out the rural area during the rainy season. तो rural areas cut off हो जाते थे rainy season में. Naturally, therefore, people mostly live in these areas suffered, क्योंकि अभी हमने बोला most probably 70 to 75% एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो रूरल में है, तो उनकी कंडीशन काफी बुरी होती थी. और उस टाइम यदि फैमाइन आ जाए, कैलमिडिटी कोई अकर हो जाए, तो और उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती थी. The British introduced the railways in India in 1850 and it is considered as one of the most important contribution. 1815 में ब्रिटिश ने हमारी इंडिया में रेलवेज लॉन्च किया और कहा कि बहुत कंट्रीब्यूशन अपनी इकोनॉमी में बहुत कुछ होगा, लेकिन ये अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया था उन्होंने. द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज. ऑन वन हैंड एनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड देयर बाय ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स. एक अच्छा ये है, रेलवेज बनता है तो हम दूर से दूर एरिया में जा सकते हैं, आ सकते हैं, कल्चर किसी का देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये था. अदर हैंड इट फोस्टेड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. उनको अपना गुड्स जो है एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंचाना है, तो वो भी इस मीडियम से बहुत आसानी से जा सकता था. Indian agriculture was adversely affected the self-sufficiency of the village economic India. The volume of Indian export undoubtedly expanded, but its benefit कहा कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत हुआ. एक्सपोर्ट होना यानी हमारी करेंसी आना, हमारे पास पैसा आना, लेकिन ये क्योंकि वो अपनी बेनिफिट के लिए कर रहे थे, तो हम इंडियंस को फायदा नहीं हुआ. सोशल बेनिफिट विच Indian people gained on to the introduction of the railway were thus overweighted by the country's huge economic loss. अब क्या हुआ? Indian people gained, उनका था कि रेलवेज आएगा, बहुत कुछ ओवरवेट हम करके करेंगे, लेकिन उसने काफी इकोनॉमिक लॉस बेयर किया. अब along with the development of road and railways, a colonial dispensation also took measures to developing the inland trade and sea lanes. उन्होंने inland trading भी करना स्टार्ट किया, तरीका निकाला कि रिवर के थ्रू हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे जा सकते हैं, सी में लेन बनाया, जैसे अभी स्वेज कैनल हमने देखा. However, these measures were far from satisfactory. बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ कुछ तो था. The inland waterway at time also proved uneconomical, as the case of coastal canals on the Orissa coast. Though the canal was built at a huge cost. भाई जब ये लोग ने डैम्स बनाए, इनलैंड में ट्रेडिंग करने की सोची, तो बहुत पैसा लगा उसे बिल्ड करने में गवर्नमेंट का. और वो पैसा गवर्नमेंट का आता कहाँ था? हम इंडियन से आता था. गवर्नमेंट exchequers, yet it failed to compete with the railways, which soon televised the region running parallel to the canals. तो और भाई ट्रैफिक्स भी होता था, तो रोड के रेलवेज के अलावा हमने शिप्स का, उन लोगों ने शिप्स का भी यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट किया. द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पस. उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उनका मोटिव अपना था. पोस्टल इंट्रोड्यूस किया, उनका अपना मोटिव था. डिस्पाइट सर्विंग एज यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन ऑल दो इनएडुकेट. हम लोगों के लिए कहने को लिए था, लेकिन एक्चुअली उन्होंने अपने मोटिव के लिए इन सबको किया था. अब आगे आता है कंक्लूजन. ये चैप्टर ओवर होने वाला है. बाय द टाइम इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस, द इम्पैक्ट ऑफ 2 century long British colonial rule was already showing all aspect of Indian economy. इन्होंने कहा हम एक पीरियड देखे, इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस मिल गया, बहुत लंबा हमने ब्रिटिश colonial rule के अंदर में हमने जीवन जिया. एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज स्टेबलाइज्ड विद द सरप्लस लेवल. अब क्या हो गया ना, मोस्ट प्रोबेबली वहां थे तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलने लगी, एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम लोग लगे थे एग्रीकल्चर में, लेकिन उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था. The industrial sector was crying
फॉर मॉडर्नाइजेशन। कह रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर तो डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की, डाइवर्सिफिकेशन की, यानी बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सके, कैपेसिटी बिल्डिंग, एंटरप्रीनियर ऐसे होने चाहिए जिनके पास पैसा हो, कैपिटल से अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सके, इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सके। फॉरेन ट्रेड वॉज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। हमारे यहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ कहाँ से आ रहा था? ब्रिटेन। तो हमारे सारे रॉ मटेरियल से तो वो अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहे थे, अपनी इंडस्ट्री ओपन कर रहे थे। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्लूड द फ्रेम्ड रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। प्रिवेलेंस ऑफ द रैम्पेंट पॉवर्टी, कंटिन्यू थी हमारे यहाँ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर ओरिएंटेशन, पब्लिक इकोनॉमी कुछ हो नहीं रहा था। इन अ नेटशेल द सोशल एंड इकोनॉमिक challenges before the country were enormous। जब हम आजाद हुए उस पीरियड में हमारी सोसाइटी बहुत बुरी कंडीशन में थी, इकोनॉमिक बैकवर्ड थी, तो हमें इन चैलेंजेस को फेस करना था। दिस इज all about the first chapter. I hope everyone understand this chapter. Thank you everyone.